वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस। आज की इस वीडियो में सिविल्स का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम आंसर देखेंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से सब विषय का क्वेश्चन आंसर नोट्स सब मिल जाएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप देख भी ले तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? तो इसका आंसर होगा, यह आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। विभिन्न समुदायों का विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं किंतु उनका हित समान होगा। उदाहरण, मुंबई में मराठियों के हिंसा के शिकार व्यक्तियों की जातियाँ भिन्न थी, धर्म भी भिन्न हो सकते किंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही थे, वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इसी कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं माना जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ वैसे वैसे आप नोट्स में उतार ले। अगर आप बुक्स में भी पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। आंसर बहुत जगह से ढूंढ के यहाँ पे लिखा गया, आपको गलत आंसर कभी भी नहीं बताया जाएगा। अब एक बार बुक को भी ज़रूर पढ़ लें। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं? तो जब एक तरह का सामाजिक अंतर जब अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदायों के हैं तो इसे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा करता है। थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो इसका आंसर, सामाजिक विभाजन को राजनीति का परिणाम स्वरूप सरकार के रूप पर निर्भर करता है। अगर भारत में पिछड़ी एवं दलितों की न्याय की मांग की शुरू से ही खारिज करती आती तो आज भारत बिखराव के कगार पर रहा था। लेकिन सरकार उनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी बनाया है और उन्हें मुख्य धाराओं से जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। फलतः छोटे छोटे संदर्भों के बावजूद भारतीय समाज में समानता एवं सामंजस्य स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका आंसर, 70 के दशक से पूर्व भारत की राजनीति स्वर्ण जातियों का कब्जा रहा। पहली सरकार का गठन से लेकर 1967 तक राजनीतिक में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 दशक के बीच स्वर्ण और मध्यम पिछड़ी जातियों का सत्ता कब्जा के लिए संघर्ष चलता रहा। 90 के दशक के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति के अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती है। भारतीय राजनीति के इस महामंथन से पिछड़ों और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा है। वर्तमान दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों की ओर पक्ष झुकता दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर, सामाजिक विभाजन का राजनीति का प्रभाव निम्नलिखित चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, लोग अपनी पहचान अपने अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा स्थानीय चेतना भी होते हैं। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलित पैदा उत्पन्न होने लगती है। भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदायों को नुकसान पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। थर्ड है, सामाजिक विभाजन की राजनीति परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार किन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न
करती है। अगर भारत सरकार सामाजिक न्याय को उचित नहीं मानती तो आज भारत का विखंडन हो गया होता। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। विश्व के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में पेशा का आधार वंशानुगत है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने आप चला जाता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था जब अस्थायी होता है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है। यह खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदायों से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार के वंशानुगत पेशा पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, स्वीकृति रीति रिवाज से हो जाती है। उनकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होती है और इस समुदाय को सभी व्यक्तियों को एक जैसे मिलती जुलती पेशा होती है। अगला क्वेश्चन है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते हैं? इसके दो कारण बताएं। मतलब क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते हैं? इसके दो उदाहरण बताएं। सिर्फ जाति के आधार में भारत में चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। जो निम्न दो कारण हैं। पहला, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसके क्षेत्र मात्र में एक जाति का मतदाता है। ऐसा हो सकता है कि एक जाति के मतदाता की संख्या अधिक हो सकती है, परंतु दूसरे जाति का मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाता है। इसलिए हर पार्टी एक या एक से अधिक जाति का भरोसा हासिल करना चाहती है। यहाँ पे होगा। यह भी कहना ठीक नहीं है कि कोई पार्टी विशेष केवल एक ही जाति का वोट हासिल कर सकता है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका यह आशय होता है कि उस जाति के लोग ने उसी को बांट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है। तो इसका आंसर, सार्वजनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों का कब्जा है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति नगण्य है। इसके निम्न तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है। पहला तथ्य, महिलाओं में साक्षरता दर 54% है जबकि पुरुषों में 76% है। स्कूली शिक्षा में कई जगह लड़कियां अव्वल हो रही है, फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लड़कियों का प्रतिशत बहुत कम है। इस संदर्भ में माता पिता के नज़रिए में फ़र्क है। माता पिता की मानसिकता बेटे पर अत्यधिक खर्च करने की होती है। ये सही भी है। ऐसा होता है कि बेटा है तो बेटा करेगा, बेटी नहीं है तो वो तो चली जाएगी। ये मानसिकता बहुत गलत है, इसे बदलना चाहिए। शिक्षा में लड़कियों को इसी पिछड़ेपन के कारण ऊंचे वेतन वाले और उच्च पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं तो अच्छे पद पर कैसे पहुंच पाएगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है, जबकि पुरुष औसतन 6 घंटे ही काम करते हैं। फिर भी पुरुषों द्वारा काम किया गया ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि उससे आमदनी प्राप्त होती है। हालांकि औरतें भी कुछ ऐसे काम करती है जिसे प्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन इसका ज़्यादातर काम घर के अंदर होता है, इसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिलता। इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता है। अगला है, लैंगिक पूर्वाग्रह का काला पक्ष बड़ा ही दुखदायी है। जब भारत में अनेक हिस्से में माँ बाप को जब लड़के की चाह होती है तो लड़की को जन्म लेने से पहले ही हत्या कर देने जैसी प्रवृत्ति मानसिकता का प्रभाव इसी कारण कि अगर पहले ही टेस्ट करवा लेते हैं कि बेटी आएगी तो उसे मार दिया जाता है। तो ये बहुत दुख की बात है। भारत में विधिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? मतलब भारत में विधिकाओं में महिलाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में। तो भारत में विधिकाओं में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। महिलाओं को शुरू से ही राजनीति से नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारी सामाजिक सोच यह है कि महिलाओं को राजनीति से अलग रखा जाए, उन्हें सिर्फ घरेलू काम में ही रखा जाए। लेकिन महिलाओं ने आंदोलन करना प्रारंभ किया, राजनीति में समान अधिकार की मांग
अधिकार की मांग करने लगे और अपनी मांग को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करने लगे, जिसके प्रभाव से उन्हें राजनीति में हिस्सा मिलने लगे। महिलाएं लोकसभा तथा विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करने लगे। प्रारंभिक में उनकी स्थिति अत्यंत कमजोर थी, 2-4 की संख्या में ही वह जीत पाते थे, लेकिन वर्तमान लोकसभा चुनाव में उनकी संख्या 69 तक पहुंच गई है। फिर भी इनका प्रतिशत 11 से नीचे है। विकसित देशों की तुलना में यहाँ महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है। ग्रेट ब्रिटेन में 19.1 याद कर लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 16.3 और इटली में 16.1 और आयरलैंड में 16.2 है। ये जो परसेंट है याद के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आ सकता है। अगला है किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। आपसे पूछेगा कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है। तो भारत संविधान में धर्मनिरपेक्ष की स्थापना हेतु निम्न प्रावधान दिए गए हैं। पहला, भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और ब्रिटेन में ईसाई धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दिया गया, किंतु भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। अगला, संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है। इस आधार पर उसे किसी अवसर से वंचित नहीं जा सकेगा। ये चैप्टर 1 का आपका टोटल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आप नोट्स में ऐसे ही लिखते जाए, आपको सिविक्स का सारा चैप्टर 5 चैप्टर है, 5 और चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और हिस्ट्री का भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको इस चैनल पे सभी 10 क्लास की सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका नोट्स, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।